शिक्षकों की आचार संहिता। शाला शिक्षकों के लिए आचार संहिता होना आवश्यक है। प्रत्येक राज्य की शाला शिक्षा नियमावली में शिक्षकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अर्थात आचार संहिता का उल्लेख होता है। यहाँ आचार संहिता मतलब कुछ लिखित नियम जिनकी पालना प्रत्येक शिक्षक के लिए अनिवार्य है, और शिक्षकों के लिए भी जिस प्रकार हर व्यवसाय के लिए कोई आचार संहिता बनाई जाती है, जैसे वकील है उसके लिए अपनी वकालत करने के लिए एक आचार संहिता होती है, डॉक्टर है उसके लिए अपना जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, उनको देखने उनका इलाज करने से संबंधित आचार संहिता होती है। वैसे ही शिक्षकों के लिए एक आचार संहिता गाइडलाइन की कल्पना की गई है, जो वास्तव में अगर ठीक प्रकार से प्रभावी तरीके से लागू की जाए तो शिक्षा और शिक्षण व्यवसाय को और शिक्षकों के स्तर को अपना एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और योगदान दे सकती है। कुछ शिक्षकों का व्यवहार आदर्श आचार संहिता के अनुसार नहीं हो पाता है। वे पक्षपात, जाति पाति के आधार पर विद्यार्थियों में भेदभाव बरतते हैं। धन लोलुपतावश परीक्षाओं में कुछ विद्यार्थियों को विशेष लाभ देते हैं, कुछ को छात्रों और छात्राओं के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करते हुए राजनीति करने और विद्यार्थियों तथा प्रधानाध्यापकों तथा अन्य शिक्षकों के विरुद्ध भड़काने में भी संलग्न पाया गया है। ये चीजें किसी न किसी स्तर पर शिक्षक की गरिमा को गिराती है और शिक्षण व्यवसाय की आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि शिक्षा का तो कार्य ही सर्वांगीण विकास करना है। आप किसी भी प्रकार से किसी विरोध के माध्यम से किसी गलत तरीके को अपनाते हुए यदि विद्यार्थियों को अन्य शिक्षकों या शाला की गतिविधियों में बाधक बनाने का प्रयास करेंगे तो वे विद्यार्थी ही आगे चलकर न सिर्फ आपको कोसेंगे, वरन आपके द्वारा किए गए प्रभावों के कारण न जाने समाज का कितना अहित करने के बाद स्वयं को पुनः योग्य बनाने में असमर्थ पाएंगे। अतः आवश्यक है कि प्रत्येक शिक्षक एक आदर्श आचार संहिता का आवश्यक रूप से पालन करे। पूरे भारतीय समाज में जिस प्रकार मूल्यों की गंभीर गिरावट आई है, उसके अनुसार पाठशाला शिक्षकों में मूल्यों का काफी पतन हुआ है। गांव और कस्बों में ही नहीं, शहरों की पाठशालाओं में भी बहुत से शिक्षक सही प्रकार से दिल लगाकर पढ़ने की ओर ध्यान नहीं देते हैं। विद्यार्थी का प्रतिदिन काफी समय बर्बाद किया जाता है और विद्यार्थी प्रायः बहुत कम या कुछ भी नया सीखे बिना घर लौट जाते हैं। ये सबसे बड़ी विकट समस्या है कि विद्यार्थी अपना समय विद्यालय में दे रहा है। अभिभावक और समाज के व्यक्तियों की अपेक्षा है कि विद्यार्थी विद्यालय में जाकर एक आदर्श नागरिक बनने का प्रयास करेगा, कुछ सीखेगा, लेकिन योग्य शिक्षकों के अभाव में या विद्यार्थी स्वयं अपनी कमी की वजह से एक ऐसा वातावरण प्रस्तुत कर देता है कि वह विद्यालय से कुछ भी सीखे बिना घर को लौट जाता है। और ऐसी स्थिति यदि लगातार चलती है तो शिक्षा का दुरुपयोग हो रहा है, शिक्षकों की समयावधि का दुरुपयोग हो रहा है, और शिक्षक यदि स्वयं ऐसा कर रहे हैं तो वे अपने माध्यम से राष्ट्र के लिए बहुत अहितकारी कार्य कर रहे हैं। अतः प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक दिन विद्यार्थी को कुछ न कुछ सीख मिले, ऐसा प्रयास शिक्षकों को करना चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं शिक्षक कि विवश होकर विद्यार्थियों के माता पिता को उनकी ट्यूशन लगवानी पड़े। यह एक व्यापक तथ्य है कि प्राइवेट स्कूलों में 90% से भी अधिक विद्यार्थियों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है, तभी उनके बोर्ड परीक्षाओं में अंक आ पाते हैं। प्रबंधकों द्वारा भी शिक्षकों को कम वेतन देकर गलत तरीकों से पैसा कमाने की छूट और प्रेरणा दी जाती है। व्यवसाय से जुड़ा एक अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जनता में प्रतिष्ठा। भारतीय जनता में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रबंधकों की अधिक प्रतिष्ठा है। उनकी आर्थिक स्तर भी सुदृढ़ होता है और समाज में उन्हें सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाता है। यह प्रतिष्ठा शाला शिक्षकों को नहीं दी जाती, शिक्षकों में यह प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। प्रथम, शिक्षकों के बारे में यह आम धारणा है कि उनमें विशेष ज्ञान प्रायः सामान्य या निम्न स्तर का होता है। द्वितीय, शिक्षक की अपने प्रति ढिलाई और उपरोक्त वर्णित कमियों के कारण वे प्रभावहीन होते जा रहे हैं। कुछ विशेष विषयों जैसे विज्ञान, गणित, वाणिज्य, अंग्रेजी के शिक्षकों को समाज में
कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से अधिक महत्व व आदर दिया जाता है, लेकिन अन्य विषयों के शिक्षकों को कोई मान सम्मान या प्रतिष्ठा नहीं दी जाती है। निजी विद्यालयों में यहां तक शिक्षकों को कह दिया जाता है कि आपको क्या करना है, हिंदी ही तो पढ़ानी है या संस्कृति तो पढ़ानी है, आप तो कुंजी खोल के ऐसे ही पढ़ा दीजिए और वेतनमान तो हम आपको इतना देंगे, आपको जॉब करना है तो करें, नहीं तो आपसे कम वेतन में अन्य अनेक बेरोजगार व्यक्ति हमारे पास उपलब्ध हैं। ऐसी स्थितियां निश्चित रूप से शिक्षक की गरिमा को ठेस पहुंचाती है और हमें इस माध्यम से जनता में शिक्षक की प्रतिष्ठा का भी पता चलता है कि जो व्यवसायी हैं उनका दृष्टिकोण शिक्षक के प्रति कैसा है, उनकी सोच और उनके मस्तिष्क में, उनके समाज में शिक्षक का सम्मान किस प्रकार का है। जो कोई आदर्श अध्यापक होता है, निसंदेह समाज में उसका बहुत आदर होता है, लेकिन अधिकांश शाला शिक्षक अब प्राचीन गुरुओं जैसे आदर्श सेवाभावी कतई नहीं रहे हैं और धन लोलुपतावश अपनी गौरव गरिमा खोते जा रहे हैं। कई शिक्षक राजनीतिज्ञों और नेताओं के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और उनके पिछलग्गू बन जाते हैं। ऐसा करने में उनका स्वास्थ्य होता है। यहां तक देखने में आया है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष, वाइस चांसलर, कुलपति तक के व्यक्ति और विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य स्तर तक के व्यक्ति, डीईओ, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर आदि लेवल के व्यक्ति राजनीतिक लोगों के समक्ष अपना उल्लू सीधा करने के लिए येन केन प्रकरण, गलत सही कार्यों को करते हुए भ्रष्टाचार में संलग्न हो जाते हैं, गलत व्यक्तियों को नियुक्ति देते हैं, शिक्षकों के मान और गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और अंततः राष्ट्रीय हानि करते हैं और राष्ट्रीय विकास में एक महत्वपूर्ण निम्न स्तर का योगदान प्रदान करते हैं, जिससे शिक्षा और शिक्षक काफी लंबे समय तक प्रभावित होती है और हम समाज और राष्ट्र में एक निम्न गिरी हुई स्थिति को देखते हैं। अधिकांश शाला शिक्षक ट्यूशन के कारण अपनी गौरव गरिमा खोते जा रहे हैं और समाज में प्रतिष्ठा खो रहे हैं। शिक्षक के चरित्र व शिक्षण में लगन की कसौटी के आधार पर ही भारतीय समाज शिक्षकों का आदर करता है। अंततः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस कसौटी पर भारतीय शाला शिक्षकों का कार्य अब तक एक आदर्श व्यवसाय कहलाने के योग्य नहीं हो पाया है। आदर्श शिक्षक जग हंसाई के भी पात्र बनते जा रहे हैं। आप देखेंगे जो शिक्षक सत्य की पालना और नियमों की पालना की बात करता है, उसे उसके साथी विद्यापक, उसके अधिकारीगण ही रोकने का प्रयास करते हैं और अंततः उसे येन केन प्रकरण हानि पहुंचाकर समाज में उसकी विकट स्थिति उत्पन्न कर देते हैं और उसे जग हंसाई का पात्र बनाते हैं। यही कारण है कि भ्रष्ट और निकृष्ट दृष्टिकोण के व्यवसायियों के हाथ में शिक्षा जाने के कारण शिक्षकों के मान सम्मान और जनता में प्रतिष्ठा को अत्यंत ठेस पहुंची है। व्यवसाय से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटक साथी शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन है। आप अपने साथियों का मूल्यांकन करते हैं, साथ ही आप स्वयं का भी मूल्यांकन करते हैं, लेकिन जब वातावरण ही ऐसा हो, जब आपका कोई साथी योग्य नहीं हो या आपके अधिकारी और जो राजनीतिक वर्ग से जुड़े व्यक्ति हैं जिनके हाथ में निर्णय लेने की आज सरकार ने छूट दे रखी है, वे शिक्षकों की जनता में प्रतिष्ठा और सम्मान को गिराने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तब योग्य व्यक्ति का चयन और योग्य व्यक्ति का सम्मान में समाज में स्थान दिलाना एक अत्यंत दुरूह कार्य है। अधिकतर भारतीय शिक्षक प्रायः यह पसंद नहीं करते कि उनकी शाला के साथी शिक्षक या अन्य कोई भी शिक्षक उनके व्यवहार एवं कार्य का मूल्यांकन करे और उन्हें सुझाव दे। शिक्षक अपने आप को पूर्ण एवं योग्य तथा दक्ष मानता है। यही व्यवसायी और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति जो विविध विद्यालयों महाविद्यालयों को चला रहे हैं उनकी सोच है और इसी अहंकार वृत्ति के कारण शिक्षक और शिक्षण व्यवसाय की सम्मान में निरंतर गिरावट आ रही है। वे इसे अपनी प्रतिष्ठा और कार्यशैली पर हमला मानते हैं। कोई भी सुझाव आपने दिया तो उच्च स्तर के अधिकारी और व्यवसायी और प्रबंधक उसे अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा पर हमला मान लेते हैं। वे किसी अन्य के सुझावों को सुनना और मानना नहीं चाहते हैं। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप उनकी कार्य संपादन शैली में सुधार नहीं हो पाता है। कई शिक्षकों में आपसी वैमनस्य, मनमुटाव, जाति, धर्म
या स्थानीयता के कारण होता है। भारतीय शिक्षक दल शिक्षण को भी पसंद नहीं करते हैं, वे आपस में मिलकर कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। आप देखें तो शिक्षकों में भी राजनीतिक पार्टियों की तरह गुट बने हुए हैं। कुछ बीजेपी के पसंदीदा हैं, बीजेपी के नेताओं की चमचागिरी करते हैं, कुछ कांग्रेस के नेताओं की चमचागिरी करते हैं, और कुछ अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के पिछलग्गू बनते हैं और येन केन प्रकरण अपना स्वहित साधने की कोशिश करते हैं। इस दृष्टि में वे आदर्श आचार संहिता को भूल जाते हैं और अपने व्यवसाय की गरिमा को खत्म करते जा रहे हैं। अतः आवश्यक है कि हम विभिन्न स्तरों पर जो शिक्षकों में अंतर है, साथी शिक्षकों के प्रति मनमुटाव है और ये जो आपसी वैमनस्य की प्रवृत्ति है, इसको दूर करें और समुचित रूप से शिक्षण व्यवसाय के उन्नयन और राष्ट्र के समाज के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें। यह अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षक आपस में मिलकर कार्य करें, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर सकें। महत्वपूर्ण घटक एक और है कि अभी तक सभी शिक्षकों के दृष्टिकोण प्रजातंत्रीय नहीं बन पाए हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण घटक है, प्रजातांत्रिक गुणों का विकास, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, क्योंकि भारत एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र है और यह आवश्यक है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जो मूलभूत अधिकार और कर्तव्य मिले हुए हैं, उनकी पालना वह संविधान के तहत दिए गए नियमों के अनुसार अक्षरशः करे। और जब शिक्षक किसी दबाव में रहेगा तो वह निसंदेह उन नियमों की पालना नहीं कर पाएगा और किसी न किसी रूप में विद्यार्थियों को भी उन नियमों से भटकने और अनुशासनहीन बनने के लिए प्रेरित करेगा। यह एक महत्वपूर्ण घटक है। अतः आवश्यक है कि हम योग्य शिक्षकों को और एक तरह से अपने शिक्षण व्यवसाय के प्रति पूर्ण समर्पित शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान करें, जिसके माध्यम से हम शिक्षकों को उच्च स्तर पर सम्माननीय बना सकें, शिक्षा के स्तर को सुधार सकें, शिक्षकों को उच्च वेतन पर रखा जाए ताकि वे समाज में एक निम्न दृष्टिकोण से उभरकर उच्च स्तर पर स्वयं को प्रतिष्ठापित पाए। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, व्यवसायी जिन्हें समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण घटक माना जाता है की तरह शिक्षकों को भी राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण घटक माना जाए। राष्ट्रीय विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। निसंदेह डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी और प्रबंधक बनने के लिए भी उनको शिक्षक की ही आवश्यकता पड़ी है और शिक्षक का किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोई सीधे रूप में पुराने जमाने में शिक्षा नहीं भी प्राप्त करते थे तो वे अपने माता पिता तथा साथियों के माध्यम से जो कुछ सीखा है वह एक तरह से शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान का ही प्राप्ति है। ज्ञान की प्राप्ति जहां से भी की है, जिस भी व्यक्ति से प्राप्त की है, वो शिक्षक की तरह योगदान दे रहा है। अतः उनका सम्मान किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जब ये प्रजातांत्रिक गुण प्रत्येक शिक्षक में आएंगे तो वह अपने साथियों को भी सम्मान के दृष्टिकोण से देखने लगेगा और समाज में एक शिक्षण व्यवसाय के प्रति जो हमारी सोच है उसमें महत्वपूर्ण बदलाव सामने आएगा। अधिकतर शिक्षकों के उपलब्धि प्रेरणा का स्तर काफी नीचा देखने में आया है। यह एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि शिक्षक स्वयं अपना विकास नहीं कर पाते हैं और उनका दृष्टिकोण एक उच्च उपलब्धि प्राप्त करने के लिए नहीं अग्रसर हुआ है। हालांकि कुछ देशों में व्यावसायिक संगठनों ने इस स्तर पे काफी योगदान दिया है, विशेषकर हम ब्रिटेन और अमेरिका का नाम यहाँ ले सकते हैं। शिक्षकों को व्यावसायिक संगठनों के माध्यम से स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाते हैं और उनके विकास के लिए प्रयास किए जाते हैं। यह एक आवश्यक घटक है और यह आवश्यक है कि विभिन्न व्यावसायिक संगठन शिक्षकों को उनके उपलब्धि स्तर को बढ़ाने के लिए प्रेरणा दें। इसके लिए कार्यशालाएं, सम्मेलन, संगोष्ठियां, सेमिनार, सिंपोजियम जैसी चीजों का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें विभिन्न विषयों के शिक्षक आपस में मिलकर अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें और अपने उपलब्धि स्तर को उच्च स्तर पर बढ़ा सकें, नवीन तकनीकी एवं ज्ञान का समावेश करते हुए नवीन जानकारियों एवं चिंतन स्तर को प्राप्त कर सकें। शिक्षकों के संगठन, भारतीय शाला शिक्षकों के संघ या संगठन की प्रभावोत्पादकता बहुत कम आंकी गई है। वे प्राय शिक्षकों के शिकवे, शिकायतों, वेतन वृद्धि, विरोध के मामलों में ही अधिकतर लगे रहते हैं, लेकिन वे शिक्षकों की योग्यता, कार्यशैली, प्रभावोत्पादकता को बढ़ाने में कोई विशेष उल्लेखनीय योगदान नहीं देते हैं। कुछ ही राज्यों जैसे दिल्ली और हरियाणा
शिक्षक संघों ने अनिवार्य शिक्षा कानून 2004 जैसे प्रस्तावों की कमियों और उसके पीछे छिपी हुई राजनीति को समझा था और खुलकर उसका विरोध किया था। एकाध शिक्षक संघ वर्तमान सरकार की शिक्षा नीतियों और उसके द्वारा लाए गए कदमों को समझने और बौद्धिक अथवा सैद्धांतिक स्तर पर उनकी आलोचना करने के लिए आगे बढ़ा है। अधिकांश शिक्षक संघ शिक्षा के मूलभूत मुद्दों को समझने, उनका विरोध करने तथा उनमें रचनात्मक योगदान देने में असमर्थ रहे हैं। प्रायः शिक्षक संघों के पदाधिकारी राजनीतिक दलों के नेता के हाथों की कठपुतलियां होते हैं। अधिकतर शिक्षक संघों ने उपयोगी पुस्तकों, प्रतिवेदनों, शोध प्रतिवेदनों, उत्तम स्तर की पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन नहीं किया है। उनके बुलेटिन प्रायः प्रभावहीन और संकुचित दृष्टि को बताते हैं। राज्य सरकारें शिक्षक संघों को सहायता नहीं देना चाहती है, उनको कोई विशेष आर्थिक सहायता, अन्य सहायता या मार्गदर्शन प्रदान नहीं करती है और उनसे किसी प्रकार का शैक्षिक परामर्श नहीं लेती है। शिक्षक संघों में सक्रियता का अभाव है। भारतीय शिक्षकों, विशेषकर शाला शिक्षकों के व्यवसायीकरण के बारे में समाज के प्रबुद्ध प्रेक्षकों द्वारा की गई निम्नांकित टिप्पणियां हैं। कई भारतीय शिक्षक संघों के क्रियाकलाप बहुत कमजोर एवं अस्थायी होते हैं और जब एक लक्ष्य पूरा हो जाता है तो प्रायः शिक्षक संघ में रुचि कम हो जाती है। यहाँ एक तथ्य और दृष्टिगोचर है कि शिक्षक संघ अपना वेतन बढ़ाने, शिक्षकों का वेतन बढ़ाने, अपने राजनीतिक हितों को साधने, अपने जो साथी लोग हैं और जो अपने जैसे आचार व्यवहार वाले लोग हैं उनको अपने साथ विकसित करने और शहरों में उनका नियुक्ति कराने के लिए ही प्रयत्नरत रहते हैं और स्थानांतरण में राजनीतिक दबाव की एक प्रेरणा देते हैं, जबकि जो शिक्षकगण इन व्यावसायिक संगठनों से सक्रिय रूप से नहीं जुड़े रहते हैं उनको परेशानी का सबब बन जाते हैं। ऐसे शिक्षक संगठनों के माध्यम से भी शिक्षा एवं शिक्षक का स्तर निसंदेह गिरता है। अधिकतर शिक्षक संघों के कार्य विरोध प्रदर्शन या डेपुटेशन करवाने के प्रकार के होते हैं। हड़तालों की धमकियां आदि भी कुछ शिक्षक संघों के हथियार रहे हैं। स्वार्थी लोग शिक्षक संघों में अधिक सक्रिय हो गए हैं। शिक्षकों में एकता के अभाव को दूर किया जाना आवश्यक है। व्यावसायिक प्रतिमानों और आचार संहिता के अनुसार कार्य करने व अपने सदस्यों को कार्य एवं व्यवहार करने के लिए उन्हें मार्गदर्शित एवं प्रोत्साहित करने की अत्यंत आवश्यकता है। डॉक्टर जी.एस. अरोड़ा के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों के संगठन प्रायः सबसे कमजोर हैं। वे स्वयं को व्यावसायिक संगठन के रूप में प्रस्तुत करने में बहुत कम रुचि रखते हैं। प्रायः शाला शिक्षक संगठन राजनीतिक दलों से जुड़े नहीं रहे हैं, जबकि विश्वविद्यालयों के शिक्षक ऐसे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, रीडर राजनीति में सक्रिय रूप से संलग्न हैं और एमएलए, एमपी, मंत्री, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष तक बने हुए हैं। यह उनकी राजनीतिक सक्रियता को दर्शाता है। कभी कभी शाला शिक्षक संगठन आक्रामक भूमिका भी अदा करते हैं। भारत में शिक्षण व्यवसाय के आदर्श एवं महत्व, कुल मिलाकर हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में शिक्षक अथवा गुरु को अत्यधिक सम्माननीय स्तर प्राप्त था। यद्यपि पहले की अपेक्षा परिस्थितियां बहुत बदली है और आमतौर पर मूल्यों से संबंधित गिरावट अत्यधिक आई है, तथापि आज भी भारत में प्राय सभी शिक्षकों, विशेषकर पाठशालाओं के शिक्षक को जनता बहुत सम्मान देती है। आज भी उनसे पढ़े हुए कई विद्यार्थी बड़े हो जाने पर उनका चरण स्पर्श तक करते हुए देखे जाते हैं। आज भी भारत में शाला शिक्षकों को प्रायः अच्छे चरित्र का, आत्मावान व विश्वास के योग्य व्यक्ति माना जाता है। कोई भी परिवार अपनी बहन, बेटी को शिक्षक के साथ किसी स्थान पर भेजने से नहीं हिचकिचाता है। हालांकि कुछ अपवाद चारित्रिक गिरावट के कारण शिक्षा जगत में भी देखने को आए हैं।
फिर भी शिक्षक के प्रति समाज के व्यक्तियों का विश्वास निसंदेह आज भी बना हुआ है। सम्माननीय स्थान शिक्षक को उन्होंने प्रदान कर रखा है। आज भी भारत में प्राचीन काल के शिक्षकों ने जनता में जो धर्म, आध्यात्मिकता और नैतिकता जैसी महान मर्यादाएं स्थापित की थी, वर्तमान शिक्षक भी उसको स्थापित करने में लगे हुए हैं। और अंग्रेजी शासन काल में हुए स्वतंत्रता संग्राम में बहुत से शिक्षकों ने सक्रियता के साथ भाग लिया था। भारत को स्वतंत्रता दिलवाने में भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। और वर्तमान में भी हम यह अपेक्षा रख सकते हैं कि शिक्षक संगठित रूप में प्रयास करें तो निसंदेह राष्ट्रीय समस्याओं का, सामाजिक समस्याओं का एक सकारात्मक, संपूर्ण लोगों को स्वीकार्य, सद्भावनापूर्ण समाधान हम समाज में और राष्ट्र में प्रेषित कर सकते हैं। आज कई शिक्षक और शिक्षक संघ वर्तमान शिक्षा की विसंगतियों और उनकी कमियों को दूर करने की ओर सजग हैं। राजनेताओं के उनके प्रति उदासीनतापूर्ण और असहयोगात्मक रवैये के बावजूद बहुत से शिक्षक स्वयं प्रेरित होकर राष्ट्रोत्थान में योगदान दे रहे हैं। शिक्षक प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तर के व्यवसायों के लिए योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों को निर्मित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और निसंदेह शिक्षकों के कल्याण हेतु जो कुछ सरकार द्वारा किया जा रहा है वह काफी कम है। शिक्षकों को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सम्मान तथा राज्यों में राज्यपाल के स्तर पर सम्मान दिया जाता है। भारत के विद्वान, दार्शनिक, शिक्षक, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर ऐसा किया जाता है और उस दिन शिक्षकों को विशेष आदर प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु वेदव्यास की स्मृति को सभी हिंदू धर्मगुरु व धार्मिक जनता आदर से याद करते हैं। इस प्रकार सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक और शैक्षिक सभी दृष्टिकोणों से आज भी भारतीय समाज में शाला शिक्षकों को सम्माननीय स्थान प्रदान करती है और वह विश्व के किसी अन्य देश में नहीं पाया जाता है। आज भारतीय शिक्षक अनेक प्रकार से शोषण का शिकार हो रहे हैं। शिक्षा के निजीकरण की जबरदस्त रूप से बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण अधिकतर निजी शिक्षण संस्थाएं शिक्षकों का खूब शोषण, दमन कर रही है। इसके बावजूद भी बहुत से शिक्षक अपना शैक्षिक स्तर और मनोबल उठाए रखे हुए हैं। उन्होंने अपना मनोबल गिरने नहीं दिया है। विश्वविद्यालयों तक में यही प्रवृत्ति स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो रही है। हाल में वर्ष 2005 में यह अत्यंत सुखद समाचार सितंबर माह के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि भारत के शिक्षक, चेन्नई, बेंगलोर, कोचीन आदि स्थानों के शिक्षक अब ईमेल द्वारा अमेरिका के स्कूली छात्राओं को गणित, विज्ञान और अंग्रेजी भाषा का शिक्षण कार्य करने लगे हैं। उनको ये भाषाएं, विज्ञान और गणित सिखाने लगे हैं और बहुत लोकप्रिय होते जा रहे हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाला यह नवीनतम विकास क्रम भारतीय शाला शिक्षकों की शैक्षिक कुशलता का एक अनुपम प्रमाण है। यह आशा की जाती है कि शाला शिक्षकों की दशाओं, कार्यकुशलताओं, प्रभावोत्पादकता और मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए सरकारें तथा सभी प्रभावी नेता व पदाधिकारी कार्य करेंगे। इसके लिए उन्हें बहुत लगन से कार्य करना होगा। देश का भविष्य शिक्षकों के हाथों में है, यह सत्य है। अतः शिक्षकों को कुशल, निष्ठावान, परिवर्तन एवं विकास के अभिकर्ता बनने के लिए सभी का योगदान अत्यंत शीघ्र एवं आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा की गुणवत्ता। गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। हम बाजार से सामान्यतः कोई भी चीज लेने जाते हैं तो हमारा प्रयास सबसे श्रेष्ठ उत्पाद को खरीदने का रहता है। और हम देख सकते हैं कि चाहे हम टेलीविजन लें या मोबाइल लें, कुछ कंपनियों ने मार्केट में, पूरे बाजार में अपनी एक पैठ बना रखी है और उनके नाम से ही हम गुणवत्ता, उनकी उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में आकलन कर सकते हैं और उन्हें निसंदेह
जिस भी मूल्य पे वो हमको उपलब्ध होती है हम खरीदने का प्रयास करते हैं। यही चीज शिक्षा के क्षेत्र में भी आवश्यक है। शिक्षा की गुणवत्ता, वर्तमान में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वह कितनी गुणवत्ता की है यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी संस्थाओं में एक सी किस्म की शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। कहीं पर शिक्षा का स्तर अत्यंत श्रेष्ठ है तो कहीं पर सामान्य स्तर की है, कहीं पर शिक्षा बहुत निम्न या घटिया किस्म की है। एनसीईआरटी की पुस्तक उभरते भारतीय समाज में शिक्षक और शिक्षा, प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा की पाठ्य पुस्तक 1991 में इस प्रसंग पर निम्नांकित विचार दिए गए थे। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। यह कभी नहीं कहा जा सकता कि शिक्षा गुणवत्ता के अंतिम चरण में पहुंच गई है और उसमें अधिक सुधार न संभव है और न ही अपेक्षित। इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना एक धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है। निश्चित रूप से हम यह कह सकते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य या उसकी सुंदरता कई कारकों से सम्मिलित प्रभाव होता है, वैसे ही शिक्षा की गुणवत्ता भी शिक्षा के कई कारकों के कार्य करने के ऊपर निर्भर होती है। शिक्षा की गुणवत्ता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षा की गुणवत्ता एक शिक्षा का वह स्तर है जो भिन्न कारकों की कार्यरतता के सम्मिलित प्रभाव से निर्मित होता है। अब हम शैक्षिक गुणवत्ता के निर्धारक कारकों के बारे में जानेंगे कि वे कौन कौन से कारक हैं जो शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। प्रथम, शिक्षकों की योग्यता तथा उनके शिक्षण का स्तर। निसंदेह एक योग्य शिक्षक ही ठीक प्रकार से शिक्षण कार्य कर सकता है और अगर वह स्तरानुकूल शिक्षण करे तो समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। शिक्षण संस्था में आवश्यक शिक्षणोपयोगी सामान की उपलब्धि एवं उसकी किस्म। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस विद्यालय में उपलब्ध है वहां शिक्षा अच्छी गुणवत्ता की प्रदान की जा सकती है। शिक्षा संस्था में पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, पाठ्यक्रम का स्तर भी शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता के बारे में महत्वपूर्ण योगदान अपना दे सकता है। शिक्षा संस्थाओं में प्रयोग में लाई जा रही पाठ्य पुस्तकों की गुणवत्ता, अगर पाठ्य पुस्तकें उच्च स्तर की है तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों के ज्ञान एवं उनकी चिंतन प्रवृत्ति में गुणवत्ता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगी। शिक्षा संस्थाओं में परस्पर मानवीय संबंधों की गुणवत्ता, यह शैक्षिक वातावरण को प्रभावित करती है और इसके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को देखा जा सकता है। शिक्षकों के द्वारा निभाई गई उनकी भूमिकाओं का स्तर, शिक्षक किस प्रकार के स्तर की भूमिका निर्वाह कर रहा है यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। वह भारतीय संविधान के तहत यूजीसी, एनसीटीई एवं अन्य मानक संस्थाओं द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का यदि अक्षरशः पालन कर रहा है तो श्रेष्ठ गुणवत्ता निसंदेह समाज एवं राष्ट्र में स्पष्टतः दृष्टिगोचर होगी। शिक्षकों को सामाजिक उत्तरदायित्व एवं उनकी निष्ठा भावना का स्तर, यह आवश्यक है क्योंकि शिक्षक ही समाज से जुड़ा रहकर समाज के विकास में विद्यार्थियों के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रेरित करता है। अतः शिक्षा के लिए शिक्षकों का सामाजिक स्तर उठाना और शिक्षकों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकसित करना भी अत्यंत आवश्यक घटक है। शिक्षकों को अपना शिक्षण कार्य करने की स्वाधीनता का स्तर, यह सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अधिकतर निजी संस्थाओं में शिक्षकों की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है और जिसके माध्यम से वे उच्च स्तर पर अपना शिक्षण कार्य नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रसार का कार्य में शिक्षक को पूर्ण स्वतंत्रता देकर पूर्ण विकास के अवसर प्रदान किए जाएं, उसे एक सम्माननीय स्थान दिया जाए तो निसंदेह शैक्षिक गुणवत्ता स्पष्ट रूप से हमें अच्छी विकास की ओर दृष्टिगोचर होगी। विद्यार्थियों के माता पिताओं की विद्यालय से की जा रही आकांक्षाओं का स्तर, अध्यापक के माता पिता भी विद्यालय
के द्वारा विद्यार्थी के विकास के लिए बहुत सी आशाएं रखते हैं और उनको पूर्ण अवसर प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है।